तो कोई ऐसा आईआईटी वगैरह का सपना था नहीं, आईआईएम का सपना था नहीं, मैथ्स आती नहीं थी, कैलकुलेशन आते नहीं थे, लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ता नहीं था। तो कुल मिला के फिर सोचा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगला क्या कर सकते, तो समझ में आया कि बोल लेते हैं। अगर रिपोर्टर बनना चाहता है हाँ, तो शुरू में उसको माइक नहीं मिलता, मतलब। किस्मत कह लूँ। अच्छा, डेस्क क्या होता है? उमूमन लोग जानते हैं कि एंकरिंग है या रिपोर्टिंग है, डेस्क भूल जाते हैं हाँ, होता क्या है। ये बड़ी हाँ, भाई समस्या है। वर्तमान में पत्रकारों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि जो भरोसेमंद कंटेंट हैं वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो ग्राउंड पे सिचुएशन आपके लिए डेकोरेट नहीं की जाती, आपके लिए बनाई नहीं जाती, वो नेचुरल है। भाई अगर आप 45-46 डिग्री में टेम्परेचर में शूट कर रहे हो तो आपका चेहरा जलेगा। बिल्कुल। आप ठंड में आधी रात को कहीं शूट कर रहे हो दिसंबर की 22 दिसंबर की रात में, तो आपकी बॉडी, आपकी हड्डियां महसूस करेंगी ठंड को। पहुंचे तो भाई शहर तक तो ठीक था, फिर बिल्कुल एकदम पतला सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जंगलों के बीच से जैसे तैसे कार चली जा रही है। लोकेशन पे पहुंच के फिर वहाँ पे शाम ढलने को थी उस टाइम पे, तो जब तक रिपोर्टिंग कर सकते थे तब तक तो वहाँ पे की रिपोर्टिंग। फिर रात में समझ में आया कि यार भाई बड़ी समस्या है, 40 किलोमीटर दूर बैतूल है, वहीं पे होटल है, अगर कुछ आपको रुकना है ये वो। अभी एक चीज़ अभी अपन क्या है, कुछ समय पहले अपने पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ है जो गेमिंग कंटेंट का प्रमोशन लेकर के, हाँ, ऐसे गेमिंग कंटेंट जो कि समाज के लिए हानिकारक है, जिन्हें अपन बेटिंग गेमिंग कहा जा रहा है जिन्हें, तो उन्हें यूट्यूबर्स प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फैंटेसी लीग्स की फैंटेसी आप लीग्स की, बात कर जी। रहे हैं, ये एक मतलब। चीज़ आती है जब कोई व्यक्ति क्राइम्स कवर कर रहा होता है। यूपी में हाँ, देखा कि बहुत पत्रकार हैं, बहुत एक समय था जब माफियाओं की स्थितियाँ थी, डॉन की स्थिति थी, और जाते रहे पत्रकार कवर करने के लिए, या कभी सरहदी युद्ध चल रहा है तब पत्रकार जाते हैं कवर करने के लिए। क्या ऐसी स्थिति में गन प्रोवाइड की जाती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक विद हर्षित की स्पेशल श्रृंखला संवाद में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक विषय पे। विषय होगा कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या होती है। आप उमन देखते होंगे कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, उसमें एक एंकर है, एक रिपोर्टर है, और बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि आज ये घटना हुई, ये होने वाला है या ये हो चुका है, परंतु वास्तविकता क्या है उसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता वासु चौरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्षद। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया ठीक हूँ, और आज तुम्हारे साथ बैठ के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी शानदार टीम है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो कैसे इंटरेस्ट बना मिल गया आपका पत्रकार बनने का? आ, हर्षद देखो, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ बिना किसी फिल्टर लगाए। जी पत्रकार बनने का इंटरेस्ट ऐसे आया कि जब मैं छोटा था, जी। हर चीज़ के पीछे कहानी होती है ना, आपका एवेल्युएशन कैसे होता है। तो जब मैं छोटा था तो हम लोग कॉलोनी में जैसे गणेश जी दुर्गा जी बैठाते हैं, तो हम लोग फैमिली में परंपरा है कॉलोनी वाले मिलके लंबे समय से दुर्गा फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो कॉलोनी में हम लोग दुर्गा जी बिठाया करते थे। तो जब दुर्गा जी हम लोग बिठाते थे कॉलोनी में, तो शाम को 8:30 बजे आरती होती थी 9 दिनों तक, है ना। तो कोई वहाँ पे कोई ऐसा अनाउंसर तो होता नहीं है, कोई एंकर तो होता नहीं है। तो जब आरती का टाइम होता था तो वी नीड टू इन्फॉर्म द पीपल्स ऑल अराउंड द कॉलोनी की आरती का समय हो गया है, आप लोग आ जाइए आरती के लिए। तो वो जिम्मेदारी बड़ों ने सबने मिलके मुझे सौंप दी कि ये लड़का रोज माइक लेगा और माइक लेके अनाउंस करेगा। तो जब तो बहुत छोटा था तो समझ में नहीं आया, लेकिन बस माइक पकड़ना तब से शुरू कर दिया। तो मैं तो बहुत देवी जी की इस बात को कृपा मानता हूँ उनकी, कि सबसे पहले उनके दरबार में माइक उठाया तो फिर वो आज तक छूटे ही नहीं। वो एक सिलसिला जो है वो बना हुआ है। तो फिर हम लोग बड़े हुए तो वहीं उसी पंडाल में हम लोग फिर गरबा का ऑर्गेनाइज करने लगे, गरबा कराने लगे। तो वो गरबा होता था तो उसकी एंकरिंग मैं करता था। तो फिर ऐसे धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग का एक डेवलप हो गया इंटरेस्ट। तो स्कूल्स के प्रोग्राम्स हों, शहर में हमारा करेली छोटा सा कस्बा है नरसिंहपुर जिले का, लेकिन बहुत मतलब मैं बताऊं कल्चरली बहुत रिच शहर है। हम लोग सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, हर फेस्टिवल को, हर चीज़ को जीने वाले हम लोग हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे होते रहते थे। तो कई बार मौका मिला उनमें एंकरिंग करने का, पब्लिक स्पीकिंग करने का, लोगों से मिलने जुलने का। और पैरेलल मेरा एक और शौक था, वो था क्रिकेट खेलने का। अच्छा। तो क्रिकेट मैं काफ़ी खेलता था, और
पहला प्यार क्रिकेट ही था, माइक से भी प्यार था, क्रिकेट से भी प्यार था और सोचता था कि क्रिकेटर बन जाऊं। लेकिन 10th 11th में आते आते ये समझ में आया कि क्रिकेटर अगर बनना था तो करेली छोड़ के निकल जाना चाहिए था और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लेनी थी। अब लेट हो गया। तो सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, सोशल बहुत रहता था, मेरे पापा काफ़ी सोशल रहे हैं और उनका एक बहुत बहुत बड़ा सर्कल था। तो मैं उसमें बचपन से काफ़ी उनके साथ इन्वॉल्व रहता था। तो फिर सोचा कि अब क्रिकेट नहीं खेल सकते तो क्या कर सकते हैं। तो कोई ऐसा IIT वगैरह का सपना था नहीं, IIM का सपना था नहीं, मैथ्स आती नहीं थी, कैलकुलेशन आते नहीं थे, लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ता नहीं था। तो कुल मिला के फिर सोचा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगला क्या कर सकते हैं। तो समझ में आया कि बोल लेते हैं। तो बोल लेते हैं, तो बोलने से रिलेटेड कौन सी फील्ड है जहाँ पे आप अपनी बात कह सकते हो या लोगों की बात कह सकते हो। तो फिर पता चला कि भाई जर्नलिज्म अच्छी चीज़ है, जर्नलिज्म नाम की चीज़ होती है। तो फिर उसके लिए सर्च करना शुरू किया। तो पता चला भोपाल में यूनिवर्सिटी है, माखनलाल वहाँ पढ़ाई होती है। तो 12th तक आते आते ये सब कर लिया था और फिर माखनलाल में कदम रखा। तो फिर उसके बाद तो ये सफ़र आप लोगों के सामने है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और नए आयाम छुए गए उसके बाद। बहुत धन्यवाद, साथ में छुएंगे। अरे बिल्कुल। और लगभग कितने साल हो गए आपको उसमें पत्रकारिता में? भाई जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो 2015 में। तो पत्रकारिता तो मैं मानता हूँ कि तभी से शुरू हो गई, क्योंकि ये कोई मतलब मैं उसको एक ऐसे नॉर्मल BCom BSc जैसे नहीं देखता हूँ। मतलब जैसे एक डॉक्टर की पढ़ाई होती है MBBS, तो डॉक्टर जब पढ़ता है 1-2 साल में तो उसको फील आने लगता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, है ना। तो ऐसे ही मैं जब यूनिवर्सिटी में आया और हमारी यूनिवर्सिटी की वाइब्स ऐसी थी कि मेरे को लगने लगा कि अब अपन पत्रकार बन रहे हैं यार, पत्रकार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो तभी से फिर अब अच्छा एक फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया। एक होप प्रोडक्शन नाम से हम लोगों ने अपना ग्रुप शुरू किया। अच्छा, तो कुछ शॉर्ट, हाँ बिल्कुल, आपस में हम लोग क्लासमेट 5-6 लोग थे। अच्छा। तो कुछ वेब सीरीज़ बनानी, कुछ कंटेंट क्रिएट करना, जो भी उस टाइम पे पॉसिबल था तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते रहे। तो शुरू के 6-7 महीने उसका दौर चला। फिर सीनियर से धीरे धीरे बातचीत हुई। तो कोई सीनियर कहीं पे जाके काम कर रहा है, कोई वेबसाइट पे कंटेंट लिखता है, कोई कुछ करता है। तो फिर उनसे पूछा कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो फिर एक सिलसिला वो शुरू हुआ। तो 1 साल ये सब मिली जुली चीज़ें चलती रहीं। फिर 1 साल बाद मैंने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, अपनी जगह है, 4 बजे के बाद काफ़ी टाइम होता है, 4 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ वहाँ से अपने जुगाड़ उगाड़ सेट करे और फिर वो इंटर्नशिप पे जाना शुरू कर दिया एक छोटे से चैनल में। अच्छा, दूसरे साल से ही? दूसरे साल से इंटर्नशिप पे जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने को सीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर इसमें कुछ करना है, सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई बढ़ाई तो चलो ठीक है, अपनी जगह है, खूब पिक्चरें देखना, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, विजन खुलेगा, खूब किताबें पढ़ना, लिटरेचर साहित्य बहुत पढ़ना, और अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो कहीं इंटर्नशिप कर लो, छोटी मोटी जो भी मिल जाए। तो तुम जब तक पढ़ाई करोगे तो तुम सीख जाओगे माहौल टीवी में कैसे काम होते। क्योंकि अपन तो भाई मैं बताऊँ एकदम या तो क्रिकेटर बनना था या तो रिपोर्टर बनना था। तो क्रिकेटर बन नहीं पाए। फिर दूसरा थॉट यही था कि रिपोर्टर बनना है, पागलपन था, जुनून था, रिपोर्टर ही बनना है। तो अपन कुछ भी करते थे तो सब रिपोर्टिंग के अंदाज में करते थे। लेकिन बहुत घसीटा, जहाँ भी काम करने गए वहाँ पे इतनी आसानी से आपको आपकी मंजिलें और आपकी तमन्नाएं हसरतें पूरी नहीं होती। तो पहले तो खूब डेस्क पे बैठा, खूब काम किया, बहुत बार बोला कि मुझे रिपोर्टिंग दे दो, मुझे भेज दो फील्ड में। तो डिनाई करते गए कि अरे तुम अभी नहीं कर पाओगे ये वो। और शायद सही भी था कि उस टाइम पे अपन इतने मतलब मैच्योर नहीं थे एक रिपोर्टर के तौर पे, लेकिन शौक था। तो फिर धीरे धीरे वो मैच्योरिटी लाए, वो अपने आप को अंदर डेवलप किया। तो वहीं से एक सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति 6-7 साल हो गए। अच्छा, 6-7 साल हो गए। कोई व्यक्ति अगर रिपोर्टर बनना चाहता है तो शुरू में उसको माइक नहीं मिलता, मतलब किस्मत कह लूँ। अच्छा, और मैं तो कहता हूँ कि ना मिले। देखो अगर किसी चीज़ की चाहत है तो उसके लिए तड़पना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात बोल दी आपने, है ना। तो अगर जो आसानी से मिल जाती ना तो फिर कदर नहीं होती उसकी। कदर हो ना हो मतलब, लेकिन फिर आप उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। हाँ। सपोज एक रिपोर्टर होने के लिए आपको एक अच्छा राइटर होना ज़रूरी है, आपको खबर की समझ होनी चाहिए, खबर कैसे लिखी जाती है वो समझ होनी चाहिए। अगर आप में वो समझ है कि आपको खबर को कैसे ड्राफ्ट करना है, तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके जहन में वो सारी बातें रहेंगी कि एक खबर के लिए क्या क्या ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। मुझे ये चाहिए, इसकी बाइट चाहिए, मुझे जो भी ये शॉर्ट्स चाहिए, ये विजुअल्स चाहिए। तो वो खबर की नीड आपको समझ में आती है। लेकिन अगर आपने कभी डेस्क पे काम नहीं किया, आपने कभी खबर नहीं लिखी, आपको खबर की समझ नहीं है और आपको पहले दिन उतार दिया जाए माइक लेके, तो आप क्या ही समेट के लाएंगे।
बिल्कुल। आप कुछ भी समेट के ले आएंगे, उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब निकलेगा, ज़बरदस्ती का मटेरियल निकलेगा। तो मुझे लगता है कि पहले आप खबर लिखना सीखें, पहले डेस्क पर बैठना सीखें, और उसके बाद जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो फिर आप कुछ और होते हैं। अच्छा, डेस्क क्या होता है? अमूमन लोग जानते हैं कि एंकरिंग है या रिपोर्टिंग है, डेस्क भूल जाते हैं। हाँ, होता क्या है? ये बड़ी भाई समस्या है। क्या है कि एक जनरल परसेप्शन जो है ना लोगों का टीवी के बारे में, मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को इसमें से थोड़ा सा आप अलग कर लो, मतलब जो आम लोग हैं जो टीवी देखते हैं लोग, उनको ये लगता है कि सिर्फ दो ही चीज़ होती है, एक होता है एंकर, वो आता है वो खबरें पढ़ता है तो वो टीवी में काम करने वाला बंदा है, और एक होता है रिपोर्टर जो ग्राउंड से बताता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे कुछ और हो गया है ना। लेकिन ये मात्र उस टीवी का या उस इंडस्ट्री का 5 से 10% हिस्सा होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम होती है, एक मैकेनिज्म होता है जो टीवी पे आपको एंकर, रिपोर्टर, ब्रेकिंग और जो भी न्यूज़ पंचेस चलते रहते हैं वो दिखाने का काम करता है। डेस्क बेसिकली क्या होती है, 2 डेस्क होती हैं हर चैनल में, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जब रिपोर्टर अपनी एक खबर को करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, वो सबसे पहले इनपुट को भेजता है अपनी रिपोर्ट। इनपुट वो देखता है कि हाँ ये हमारे चैनल पे चलने लायक है, या ये रिलेटिव कंटेंट है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि सब बढ़िया है, ठीक है, उसमें कुछ कमी लगती है तो रिपोर्टर को बोलता है कि यार इसमें ये बाइट और भेज दो, इसमें WT भेज दो, इसमें ऐसा कर दो, इसमें वैसा कर दो। फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है आउटपुट को। आउटपुट उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम करता है। इनपुट ने सब पर्याप्त मटेरियल दे दिया उसको, अब आउटपुट उसमें वैल्यू एडिशन करता है कि इस खबर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे दिखाया जाए, ये स्क्रीन पे कैसे दिखेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी हो, पैकेज हो, जो भी, मतलब आप एक खबर को उसको कितना बड़ा बनाना है, उसको एजेंडा बनाना है या उसको एक बार चला के छोड़ देना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आउटपुट डिसाइड करता है। और आउटपुट फिर उसको PCR को दे देता है, भेज देता है, जहाँ से पूरा काम टेक्निकल हो जाता है और वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता हुआ आपको दिखाई देता है, नज़र आता है। तो इस तरीके से एक बड़ी टीम काम करती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एंकर कम होते हैं, डेस्क में काम करने वाले बंदे ज़्यादा होते हैं। अगर किसी चैनल में 10 एंकर हैं तो कम से कम 40 लोग 50 लोग होंगे जो डेस्क पे काम करते हैं। अच्छा, उसे निर्देश देने के लिए, निर्देश देने के लिए या उसकी खबर को एनहेंस करने के लिए, या जो स्क्रीन को खूबसूरत बनाने वाले लोग होते हैं। तो डेस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब डेस्क आप ये कहें कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी संस्थान की, चैनल की। पीछे से मतलब पूरी मेहनत वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं। मेहनत रिपोर्टर भी करता है, आपकी फील्ड पे संघर्ष करता है, आपके लिए खबरें लेके आता है, अपने चैनल को सबसे पहले इनपुट्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। फिर जो इनपुट डिपार्टमेंट, इनपुट डेस्क हो या असाइनमेंट डेस्क भी उसको कहते हैं, वो उसको और उसमें थोड़ा ठीक करने का, या कुछ कमी है तो उसको और एनहेंस करने का काम करती है। प्रायोरिटीज़ सेट करती है कि कौन सी खबर को हम पहले आउटपुट को दें या क्या करें, या कैसे उसको और फिल्टर कर दें। तो वो भी मेहनत करते हैं। वो दूसरे चैनल्स को, राइवल्स को वॉच करते हैं कि कौन क्या चला रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, हमारे पास क्या नहीं है, वो सब भी देखते हैं वो लोग। फिर आउटपुट उसको खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और एक बहुत मेहनत से एक सजी हुई स्क्रीन दिखती है, खूबसूरत दिखती है। और जिम्मेदारी का काम है। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको यथार्थ सत्य माना जाता है। हालांकि अभी तक तो ऐसी स्थिति है, भगवान करे बनी रहे, कि आप जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाता है। तो ये संकट का दौर भी है, लेकिन फिर भी अभी भी वो बखत बची हुई है। तो बहुत जिम्मेदार लोग काम करते हैं। अच्छा, लेकिन भरोसे से ये बात आती है कि वर्तमान में पत्रकारों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा, कि जो भरोसेमंद कंटेंट हैं वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात हम लोग भी गाहे बगाहे सुनते हैं कि अब मीडिया लाइक जैसा होना चाहिए था वैसा मीडिया नहीं है। बहुत ज़्यादा एक तरफ झुकाव जो है वो मीडिया का दिखता है, नज़र आता है। कुछ फैक्टर्स हैं इसके जो इस बात के सबूत देते हैं, और जिसके कारण ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। लेकिन फिर भी हर्षित, मेरा ये मानना है कि जो एक कोर जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, वो अपना काम बहुत संजीदगी से करता है, बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत मेहनत से करता है। वो जैसा ग्राउंड पे देखता है वो पूरी कोशिश, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मैं जैसा देखता हूं मैं वैसा दिखाने की कोशिश करता हूं। आंखें मेरी देखती हैं, और जो मेरी आंखें देखती हैं उनको मैं अपने शब्दों में अपने दर्शक के लिए प्रेजेंट करने का काम करता हूं, और कैमरे वो तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग बहुत मेहनत से और ईमानदारी से एक सही चीज़
अपनी जनता तक पहुँचे, अपने चैनल में पहुँचे, वो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। फिर मतलब जो आपकी चिंता है वो भी जायज़ है, क्योंकि उसके लिए बहुत मल्टीपल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और पत्रकारिता से, मीडिया से उम्मीद यही होती है और धर्म भी यही है कि बिल्कुल निष्पक्ष रहें, सच्चाई दिखाएं, और मुझे लगता है कि ऐसा होता भी है और ऐसा और अच्छे से होगा। हो बिल्कुल, ये और देखने को मिलेगा आने वाले समय में जहाँ डेफिनेटली। पे अच्छा, आपने एक और बात का जिक्र किया अभी कि अपन जो फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं और उसके बाद अपन उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय? क्योंकि आप करते हैं, आप तो एक संवाददाता हैं, एक एक हर लोकेशन में जा करके उसकी सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाते हैं। देखो, मल्टीपल फैक्टर्स इसके लिए हर्षित मुझे लगता है कि जिम्मेदार होते हैं। जैसे सपोज सबका काम कठिन होता है और सबने अपने काम को चुना होता है, जैसे मैंने रिपोर्टिंग को चुना। आप स्टूडियो में बैठे हो, स्टूडियो में हमेशा एसी चलता रहता है, हमेशा एक ही जैसा माहौल रहेगा, सुबह हो, दिन हो, रात हो, बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, आपके लिए एक ही एनवायरनमेंट सेट है। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेट लाइट्स हैं, सेट कैमरा है, सेट सब कुछ सेट है आपके लिए, ठीक है। आपको जस्ट एक अच्छा प्रेजेंटेटर होना है, आपको कनेक्ट करना है लोगों को, नॉलेज वहाँ भी लगता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हो, जो आपका सवाल था, तो ग्राउंड पे सिचुएशन आपके लिए डेकोरेट नहीं की जाती, आपके लिए बनाई नहीं जाती, वो नेचुरल है भाई। अगर आप 45-46 डिग्री में टेम्परेचर में शूट कर रहे हो तो आपका चेहरा जलेगा। बिल्कुल। आप ठंड में आधी रात को कहीं शूट कर रहे हो, 22 दिसंबर की रात में, तो आपकी बॉडी, आपकी हड्डियां महसूस करेंगी ठंड को, बिल्कुल, कड़कड़ाहट को महसूस करेंगी आपकी। फिर आप कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप दंगे की रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है दंगा यहाँ पे भड़क जाए, बिल्कुल, आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। आप किसी चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हो, सपोज आप कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो सकता है वो पॉलिटिशियन आपसे सहमत ना हो, आपके किसी सवाल पे बिफर जाए। भाई अब आपके सवाल पे बिफर गया, आप तो उसके आमने सामने खड़े हो ना यार। हाँ, एकदम सामने। आप स्टूडियो में थोड़ी हो, या आपके पास आपका पूरा चैनल तो उस टाइम नहीं खड़ा है कि 50-60 लोग, 200 लोग एक बिल्डिंग के अंदर, आपके एक कैमरामैन है और एक आप हो, तो आपको वो सब मैनेज करना है कि भाई ये भी मेरे से कूल रहे, मैं भी इससे कूल रहूं और हमारा काम भी हो जाए। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, ये चुनौतियां होती हैं, और हर खबर अपने आप में एक चुनौती होती है, और वो चुनौती को पार करके आप फिर उसको टीवी पे भेजते हो और फिर वो अपने दर्शकों के सामने दिखती है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑलवेज चैलेंजिंग और हमेशा बहुत मज़ेदार होती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि पत्रकारिता के पेशे में कुछ भी हो, लोग उसमें कई कमियां निकालें, कई अच्छाइयाँ निकालें, सब कुछ हो, लेकिन बोरिंग काम नहीं है। रोमांचक है, रोमांचक काम है। और मतलब मुझे ये पता है कि मैं कल सुबह जब ऑफिस आऊँगा तो मुझे वो सेम चीज़ नहीं करनी जो मैंने आज की थी। कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग खबर होगी, कोई अलग बयान होगा, कोई अलग नई चीज़ की डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे होंगे, कोई नया नेशनल इशू होगा। कुछ खबरें बड़ी होती हैं, 4-5 दिन चलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हर दिन का एजेंडा होता है, कुछ नया होता है, कोई नई घटना दुर्घटना से आपको पता चलता है, आप उसको रिपोर्ट करते हो, 2-4 नए लोगों से मिलते हो, है ना। तो ये इस चीज़ की, इस पेशे की सबसे खूबसूरत है कि जब आप इस पेशे में आ जाते हो ना, तो आपके पास खूब किस्से कहानियाँ होते हैं, खूब वेरिएशन होता है, मतलब बिल्कुल होता है। अच्छा, आपने यहाँ जिक्र किया कई चुनौतियाँ होती हैं, हाँ, और मज़ा भी बहुत आता है, बिल्कुल। तो कोई ऐसा अनुभव आपको साझा करना चाहेंगे जहाँ पे चुनौती भी हो और उसके बाद आनंद भी आया हो आपको? बहुत लंबी फहरिस्त है और उसको हम लोग हर अनुभव पे एक एपिसोड शूट कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक विशेष? लेकिन एक विशेष मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हम लोग ठंड का जिक्र कर रहे थे। अच्छा। तो एक बार हुआ यूँ कि 2 साल पहले की बात है, बहुत दुखद घटना हुई। हमको इनपुट मिला कि बैतूल के आगे जंगलों के बीच में जो खेत खलियान होते हैं, छोटे छोटे गाँव कस्बों के, तो वहाँ पे एक बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया है। मात्र 3-4 साल का बच्चा रहा होगा। उसका नाम बहुत छोटा था, नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा, सरनेम साहू था। तो बच्चा गिर गया बोरवेल के अंदर। हम लोगों को इनपुट मिला, तो 2-3-4 घंटे, जब अमूमन ऐसी घटना होती है तो 2-3-4 घंटे चैनल थोड़ा सा अपनी मेन टीम को या अपनी कोर टीम को मूव कराने से पहले वेट कर लेता है। वहाँ पे लोकल लेवल पे हमारे स्टिंगर्स होते हैं, हर जगह पे रिपोर्टर होते हैं, वो इनपुट देते रहते हैं। लेकिन जब हादसा बड़ा हो जाता है तो फिर हमें भोपाल से मूवमेंट करना पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 4-5-6 घंटे बीत गए। शाम को गिरा था, 19-20 तारीख की शाम को गिरा था। बच्चा नहीं निकल पाया और मतलब रात में 10-11 बजते बजते हमारे जो बैतूल के हमारे साथी थे,
ऋषु, उन्होंने इनपुट दिया कि वो तो लंबा चलेगा ऑपरेशन, बच्चा अभी निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा खेत पहाड़ों पे था, 8-10 फीट तक तो सॉइल थी, उसके बाद पूरे हार्ड रॉक्स थे, और उसमें बोर था 300 फीट का, और जब वो इनपुट था कि 50 फीट पे बच्चा फंसा हुआ है। तो जिंदा था वो अच्छा मतलब? हाँ, स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स जिंदा था, उसका कुछ मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, जो कैमरे वगैरह रेस्क्यू टीम ने ऊपर से डाले उसमें उसका मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। तो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। तो रेस्क्यू चल रहा था और फिर समझ में आया कि लंबा चलेगा, तो फिर यहाँ कॉल आया कि लंबा चलेगा, तो हमारे चैनल ने डिसीज़न लिया कि यहाँ से एक टीम जानी चाहिए। हमें मौका मिला कि हम जाएं उसको कवर करने, रिपोर्ट करने। तो हम लोगों ने भी अंदाज़ लगाया कि हो सकता है आज अभी जा रहे हैं और कल शाम तक, रात तक वापस आ जाएंगे, तो आनन फानन में भागे। जो जैकेट पहन के ऑफिस आए हुए थे, जो कपड़े पहने हुए थे कि भाई जल्दी रिस्पॉन्स करना है, पहुंचना है, जल्दी घर जाएंगे, कपड़े उठाएंगे, टाइम लग जाएगा, तो निकल गए जैसे थे वैसे उसी हालत में निकल गए। अब ठीक है, अब इतना अंदाज़ा भी नहीं कि कितनी ठंड होगी वहाँ, ये वो इतनी स्थितियाँ तो वहाँ जाके पता चली कि जंगल है, आसपास कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पहुँचे तो भाई शहर तक तो ठीक था, फिर बिल्कुल एकदम पतला सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जंगलों के बीच से जैसे तैसे कार चली जा रही है। लोकेशन पे पहुँच के फिर वहाँ पे शाम ढलने को थी उस टाइम पे, तो जब तक रिपोर्टिंग कर सकते थे तब तक तो वहाँ पे की रिपोर्टिंग। फिर रात में समझ में आया कि यार भाई बड़ी समस्या है, 40 किलोमीटर दूर बैतूल है, वहीं पे होटल है, अगर कुछ आपको रुकना है ये वो, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि आप ग्राउंड छोड़ के जा नहीं सकते। तो फिर मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज शुरू हुआ कि यहाँ पे काम भी करना है और स्टे भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है इसी जंगल के अंदर। जंगल के बीच में तो जो रेस्क्यू टीम्स थे उनके तो भाई वो तंबू वंबू तान लेते हैं अपने, और अपन तो ऐसे ही चले गए थे, ना कंबल ना दूसरा स्वेटर, एक जैकेट पहने हुए थे, उसी जैकेट में चले गए, पहुंच गए। अब भाई ठीक है, पहली रात तो जैसे तैसे गाड़ी का हीटर चालू करके गुजारी, आते गाड़ी में 10-15-20 मिनट बैठते, फिर निकल जाते, देखते और रेस्क्यू टीम से पहुंचते कि कहाँ तक ऑपरेशन पहुंचा, ये वो इस तरीके की जानकारियाँ जुटाते, फिर आके दुबक के बैठ जाते। कहीं आग वाग, कोई गांव वाले वहाँ पे जो बच्चों के परिजन वगैरह थे जलाए हुए थे, तो उसी में हाथ ताप लेते। और रात में वहाँ टेम्परेचर हो जाता था करीब 2 डिग्री 3 डिग्री, और चारों तरफ खेत, और खेतों में सिंचाई चल रही है, इतनी ठंडी हवा, मतलब पूरे कान सीटी बजने लगती थी, कान में सुन्न हो जाते थे कान एकदम। तो उन सब परिस्थितियों में, और आपको अपडेट भी करना है, पूरा नेशनल मीडिया वहाँ पे है ना, और हमारा नेशनल मीडिया भी हम रीजनल से ही फीड ले रहा था, और हमसे ही वो सारे सवालात हो रहे थे वहाँ पे। तो वो एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी वहाँ पे, दुखद घटना भी थी। तो लग रहा था कि बड़ी तकलीफ़ों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर सोचते थे दूसरे ही पल कि हम तो ठीक है यार, एक 4 साल का बच्चा 50 फीट अंदर गड्ढे में फंसा हुआ है, उससे तो बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ता है। फिर आपके एक इमोशन भी उस बच्चे के साथ जुड़ रहे थे, आप देख रहे थे कि उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, रो रो के बुरा हाल है, तो एक इमोशनल कनेक्शन भी वहाँ पे बन रहा है। और पर फिर आपको 4 दिन का वो पूरा ऑपरेशन चला, बहुत अनफॉर्चुनेटली बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त की, दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं कि आप सोच के निकलते हो कि आप शाम को वापस आ जाओगे, कल वापस आ जाओगे, लेकिन 3-4 दिन हो जाते हैं। फिर आप ये भी थॉट रहता है कि ठीक है, होटल की व्यवस्था हो जाएगी, रुक लेंगे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग की मज़ेदार बात यही है कि आप जो सोचते नहीं हो वो अक्सर ज़्यादा होता है। तो हुआ वही जो हमने सोचा नहीं था। लेकिन फिर उसको उस दौरान ये भी समझ में आ गया कि अपन अपनी बॉडी को कितने एक्सट्रीम तक ले जा सकते हैं काम करने के लिए। तो एक संतोष भी था, सेटिस्फेक्शन था कि ठीक ठाक काम किया, अच्छा कवरेज किया। लेकिन उसको सफलता मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट टीम विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेस्क्यू, हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बताया आपने वाकई बड़ी ही चैलेंजिंग वाली बात थी कि इतनी ठंडी में मतलब कैसे कोई 2 डिग्री टेम्परेचर। अभी हम हर्षित यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक कॉल आ जाए यहाँ पे तो मुझे अगर ऑफिस से कॉल होगा या मेरे किसी सोर्स का कॉल होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा हर्षित 1 मिनट रुक जाओ, यार कॉल उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो कॉल पहले लूँगा, बात करूँगा, और फिर हाँ कोई दिक्कत हो तुरंत नहीं भागना है ना। तो कि नहीं 1 घंटे बाद निकलना है ना, तो भी ठीक है 1 घंटे बाद। अगर कहा नहीं तुरंत निकलो, बड़ी घटना होगी, तो मैं हर्षित कहूँगा कि भाई बाइंड अप करना पड़ेगा, खबर पे दौड़ना है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की यही मज़ेदार बात है, यही चैलेंज है कि आपको हर समय तैयार रहना पड़ता है, कब निकलना पड़े। कोई शिफ्ट है नहीं। अब जैसे मैं सुबह 6:30-7 बजे आया था,
अपने काम करता रहा, फिर आपसे बात हो गई कि ये भी करना है तो ठीक है ये भी करेंगे। पत्रकार क्या होता है, 24/7 आदमी होता है भाई, तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है। मैं अभी भी तैयार हूँ मेंटली कि हो सकता है नेक्स्ट मुझे फ़ोन आ जाए और मैं कहीं निकल जाऊँगा। तो मुझे अब हालांकि इस चीज़ में मज़ा आने लगा है। लाइक कोई क्रिकेटर जब होता है तो वो जब बैट लेके पिच पे खड़ा हुआ होता है ना, तो जब सामने से बॉलर रन अप शुरू करता है ना, तो फिर उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ उसको वो बॉलर दिखता है और उसका माइंडसेट कि मुझे मार के खेलना है, प्लेट करना है, डिफेंस करना है, क्या करना है। फिर उसको याद नहीं आता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे को किसका पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, XYZ कोई भी टेंशन उसके दिमाग में नहीं रहती। तो वैसे ही रिपोर्टर के साथ होता है, जो जुनूनी पत्रकार है, व्हेन ही गेट्स माइक ऑन इन हिज हैंड और जैसे ही कैमरा रोल हुआ फिर वो सब भूल जाता है, फिर उसको वही याद रहता है कि जो उसको बताना है, जो उसको रिपोर्ट करना है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मतलब एक रोमांच जो है बना रहता है। अरे भयंकर भाई भयंकर, मतलब मज़ा आ जाता है। अच्छा, आपने बताया आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहा शुरू से कि क्रिकेटर बनना रहा, पत्रकार बन गए, तो एक संवाददाता के तौर में आपने कभी क्रिकेट को भी कवर किया है सर? हाँ बहुत कवर किया है, और क्रिकेट के साथ तो ऐसा किस्सा है, वो कहता है ना कि आपका पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता, या ज़्यादा सच्चा प्यार हो जाए तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो क्रिकेट के साथ वही किस्सा है, लेकिन क्रिकेट से कभी बेवफाई नहीं की। क्रिकेटर बनने का सपना ज़रूर था, नहीं बन पाया क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेट छोड़ा नहीं। क्रिकेट आज भी मैं खेल लेता हूँ, खेलता रहता हूँ, जब जहाँ मौका मिल जाता है बल्ला उठाया, गलीस गुजर रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, भाई एक बॉल खिला दे यार। कभी बार बच्चे बेइज्जती कर देते हैं, अरे यार भैया क्या एक बॉल खेल रहा है यार क्या, कभी कभी खिला देते हैं तो बढ़िया मज़ा आ जाता है 2-3 बॉल खेल के। तो क्रिकेट को भी कवर करने का काफ़ी मौका मिला, क्योंकि MPCA के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, कभी सिलेक्शंस होते हैं, कभी कोई बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, कभी हमारे मध्य प्रदेश के कुछ सितारे बड़ा नाम कर जाते हैं नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रजत पाटीदार है और कई अय्यर है ना, तो ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, तो उनसे मिलने जुलने का, बातचीत करने का मौका मिलता है। इंडोर काफ़ी लोग हैं, मतलब यंग टैलेंट से मिलने का मुझे ज़्यादा मौका मिला है। थोड़ा सा हमारे मध्य प्रदेश के साथ दुर्भाग्य ये है कि हम लोग एक अच्छा बेहतरीन क्रिकेट वेन्यू डेवलप नहीं कर पाए, जहाँ रेगुलर मैचेस होते रहे, जैसे अहमदाबाद में होते हैं, जैसे मुंबई में होते हैं, जैसे कोलकाता की ईडन गार्डन में होते हैं, वैसे हमारे इंदौर ग्वालियर को ऐसे मैचेस मिलते नहीं हैं। 2 ही हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम है, भोपाल में तो है नहीं, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट चांसेस तो नहीं मिलते। लेकिन मदन लाल हो गए, ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, भोपाल जब आते हैं उनका दौरा होता है तो फिर बातचीत अच्छी हो जाती है, मिलने का मौका मिल जाता है, पर वो भी किसी अपने एक डिसाइडेड शेड्यूल में होते हैं, तो उतनी खुल के बात नहीं हो पाती। लेकिन मेरा मानना है कि भोपाल को क्रिकेट की सौगात मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल है यार, आपके देश का दिल है, आप यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट मध्य भूमि बिल्कुल होना चाहिए क्रिकेट यहाँ पे। अच्छा, मतलब जब बात करते होंगे तो आपके दिल के अंदर से क्रिकेटर जो है बाहर निकल आता होगा। बिल्कुल निकल आता है भाई, क्रिकेट तो क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है। मतलब क्रिकेट को अगर आप ज़िंदगी से कनेक्ट करके देखो ना, तो क्रिकेट आपको कई लेसन्स देता है। हर्षा भोगले को आप सब जानते होंगे, हर्षल भोगले को, काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट के ही जर्नलिस्ट हैं एक तरीके से। कई किताबें क्रिकेट की लिखी, लंबे समय से कमेंट्री करते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, टेस्ट क्रिकेट को लाइफ से को रिलेट करते हुए। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जो है ना, वो वनडे या T20 मैच नहीं है, वो टेस्ट मैच है, लंबे समय चलती है। और पहली इनिंग्स में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, सपोज आप फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट हो गए, तो आपको सेकंड इनिंग मिलने वाली है बैटिंग करने के लिए, दूसरा चांस ज़िंदगी देती है। ये क्रिकेट हमें सिखाता है। अगर पहले आप कामयाब नहीं हुए, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप पे काम करो, वर्क करो, और जब दूसरी इनिंग्स आए, सेकंड इनिंग्स मिले, जब दूसरे टाइम एक ही मैच के अंदर दूसरी बार बल्ला पकड़ने का मौका मिले, तो फिर धूम मचा दो। बहुत गहरी बात बोली। लेकिन तो ये क्रिकेट सिखाता है हमें, को रिलेट करना सिखाता है हमें क्रिकेट। जी जी, हर बॉल पे आपके पास एक चांस होता है, आप आउट हो जाएंगे, आप छक्का मार देंगे या आप डिफेंस कर जाएंगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी की सिचुएशंस आती हैं। कोई सिचुएशन होती है कि जिसको आपको डिफेंस करना पड़ता है कि भाई किसी बड़े ने हमें डांट दिया, बोल दिया, हमारी गलती ना भी थी, मत दो पलट के जवाब, डिफेंस कर दो, ठीक है, ओके, प्लेट कर दिया, ठीक है। एग्रेशन हर वक्त दिखाना ज़रूरी नहीं होता। जब मौका है कुछ अच्छा करने का, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के छक्का मारो, ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को, आगे जाके वो भी आप कर सकते हो।
अच्छा, आपने भी एक टिकट का बहुत जिक्र किया यहाँ पे। अभी एक चीज़ अभी अपन क्या है, कुछ समय पहले अपने पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ है जो गेमिंग कंटेंट का प्रमोशन लेकर के ऐसे गेमिंग कंटेंट जो कि समाज के लिए हानिकारक है, जिन्हें अपन बेटिंग गेमिंग कहा जा रहा है जिन्हें, तो उन्हें यूट्यूबर्स प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फैंटेसी लीग्स की आप बात कर रहे हैं, ये मतलब अब क्या ही कहना चाहिए इसके लिए, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, जो इससे बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों अरबों 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 रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं। दुनिया भर की लीग्स में पैसा लगता है, डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है इन गेम्स में, और उसी को लेके मुझे लगता है, शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि उसी डायरेक्ट मनी को लेके आपत्ति है। तो क्रिकेट बहुत प्यारी चीज़ है, और उसमें आप अच्छे से बिजनेस करना चाहें, फेयर बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन ये जुआ सट्टा और डायरेक्ट पैसे लगाना, ये पैसे लगाने वाले लोग कौन है? ड्रीम 11 पे टीम कौन बनाता है? आपको लगता है कि कोई करोड़पति आदमी, बिजनेसमैन आदमी, पढ़ा लिखा आदमी टीम बनाता होगा? बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं बनाता यार। मतलब वो लोग टीम बनाते हैं जिनको इजी मनी अर्न करना है, जिनको शॉर्टकट ज़िंदगी में चाहिए, वो उसमें पैसा लगाते हैं और पैसा पूरी तरीके से गंवाते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ की इनामी वाली जो एक लीग होती है, उसमें लाखों लोग टीम बनाते हैं। उन लाखों में से एक आदमी 1 करोड़ जीतता है, 10-15 हज़ार और लोगों को वो उनने जितना पैसा लगाया उतना वापस कर देते हैं। बाकी के लाखों लोगों का पैसा कहाँ जाता है? सीधा सीधा मुनाफा उससे कमाया जाता है, सीधा सीधा मुनाफा कमाया जाता है, और वो ऐसे पैसे लगा लगा के उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पाते हैं और बुरी तरीके से बर्बाद होते हैं, कई भविष्य बर्बाद होते हैं। और बड़े लोग इसको प्रमोट करने का काम करते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट करने का काम करते हैं, बड़े क्रिकेटर्स प्रमोट करने का काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप वो एक एडवर्टाइज नहीं करोगे, उससे आपकी वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको देख के जो बंदा उसमें जा रहा है, जो यूथ उसमें जा रहा है और जो उसमें पैसे लगाने का काम कर रहा है ना, वो कई बार मैंने ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं कि अपने घर से पैसे चुरा के सट्टे में पैसे लगा रहा है, वो तो बर्बाद हो रहा है और अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। मतलब मेरा ये पर्सनली ये मानना है, भले ही कोई भी ऐप हो, कोई भी टीम हो, कोई भी कंपनी हो, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फिल्टर्स होने चाहिए कि उसमें समझदार लोग ही जाएं और एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे सपोज मैं 50,000 कमा रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, और मैं अगर चाहूँ कि मैं इसका एक बहुत छोटा सा 2-2.5 हज़ार रुपये मैं लगाऊंगा, जिससे मेरी फैमिली को या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं हार जाऊँ तो भी ठीक है, मैं जीत जाऊँ तो भी ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो 1 रुपये नहीं कमा रहा, अनएम्प्लॉयड है, शॉर्ट मनी इजी मनी के चक्कर में आके कहीं से कर्जा ले रहा है, चोरी कर रहा है, घर से पैसे चुरा रहा है बच्चे, वो क्रिकेट में लगा रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं, हार रहे हैं, कर्जे में आ रहे हैं, और फिर कई लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। वो ये बहुत गलत चीज़ है, इसे बंद होना चाहिए। इसको लेकर सरकार को चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें पहले ही ध्यान दे देना चाहिए था, कई जानें बच जाती हैं। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, यहाँ पे एक बात की जिक्र हुई, ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेके काफ़ी बातें हुई। अपन की एक बड़ी दुखदाई घटना आई थी कुछ समय पहले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी एक रिपोर्टिंग के चलते। क्या कभी ऐसी कंडीशन सामने आती हैं जो कि नए उभरते पत्रकारों के दिल में एक चोट पैदा कर देती हैं? इस पर कोई बात? हाँ भाई, बतौर पत्रकार ये सब बहुत डरावना होता है, मतलब बहुत डरावना होता है। जान का खतरा ठीक है, मतलब देखो जो पैशनेट जर्नलिस्ट हैं, हम लोग पैशनेट जर्नलिस्ट हैं जिसकी आप बात कर रहे, उसके बारे में जितना सुना, देखा, पढ़ा, तो उससे यही समझ में आया कि वो दिल से पत्रकार था, पैशनेट जर्नलिस्ट था। चिंता आदमी को अपनी कम होती है, अपने परिवार की ज़्यादा होती है। जब आप ऐसा कोई रिस्की काम करने जाते हो ना, तो अगर आप फैमिली मैन हो, आपके पीछे एक परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके करीबी लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपको सबसे पहले उनका थॉट आता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, इनको देखने वाला कौन है। तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। आप तो गाड़ी लेके भी सड़क पे निकल रहे हैं तो भी उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन पत्रकारिता में और रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। कब कौन आपसे चिढ़ जाए, कब कौन आप पे भड़क जाए, आपकी कोई बात किसी को बहुत बुरी लग जाए, है ना। तो मैं तो सारे लोगों को यही सलाह देता हूँ कि भाई सबसे पहले जब भी आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हो या कुछ भी करते हो, पॉलिटिकल रिपोर्ट हो, क्राइम रिपोर्ट हो, कुछ भी करो, पहली चीज़ ये इंश्योर करो कि आप सेफ हो, आप अपनी सेफ्टी पहले इंश्योर करो, क्योंकि
आप अकेले नहीं हो यार, आपके पीछे 50 लोग हैं, आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, सब लोग हैं। आपको कुछ होगा उन सबको बहुत इफेक्ट होगा, बहुत इफेक्ट होगा। उस रिपोर्ट को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, सेफली भी कर सकते हो, उठा सकते हो आवाज़, है ना। तो वो करना बहुत मुझे लगता है कि एक नेसेसिटी है, इम्पोर्टेंस है। छत्तीसगढ़ में घटना हुई, कई घटनाएं हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे, देश में, प्रदेश में हो चुकी हैं, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। कोई पत्रकार वो काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, ड्यूटी निभाते हुए, मतलब वो चीज़ अगर गलत होती रहती तो उससे कितने लोग प्रभावित होते रहते, कितने लोगों के लिए वो जान का खतरा बन जाती। सपोज एक ब्रिज में अगर भ्रष्टाचार हुआ है और एक पत्रकार उसको चला गया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चला गया उसका खुलासा करने के लिए चला गया, वो उसने उस चीज़ का खुलासा कर दिया, और जो ब्रिज बनाने वाला ठेकेदार है वो बाहुबली है, वो भड़क गया उस पर, उसने उसको निपटा दिया, मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है। लेकिन वो एक स्टोरी बना के लाया ना, वो स्टोरी तो बन गई। अगर वो भ्रष्टाचार का ब्रिज किसी दिन गिरता तो 50 मौत हो जाती, लेकिन एक पत्रकार ने अपनी जान दे के या अपनी जान की बाजी लगा के वो 50 जिंदगियां तो बचाई, एक भविष्य में होने वाला हादसा तो रोक दिया। तो पत्रकारिता और जर्नलिज्म इतना इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस बदल रही हैं और हर किसी का आर्मी में भी ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी में कभी भी छाती पे गोली लग सकती है, आप जब वॉर में होते हो, लड़ाई में होते हो, लेकिन आर्मी में भी सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है ना, कब पीछे होना, कब आगे जाना, कब पीछे होना, आगे जाना है, अपने आप को दुश्मन से कैसे बचाना है, सिखाया जाता है ना। तो वैसे ही मैं पत्रकारों से कहता हूँ कि ठीक है, आपको अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, करप्शन को उजागर करना है, गलत हो रहा है, गलत को गलत कहना है, बताना है, लेकिन सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए कैसे काम करना है, उस वो पहले प्रायोरिटाइज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इन सारे मुद्दों के बाद तो उनकी हुई कि क्या है पत्रकारिता, कैसी है पत्रकारिता, चुनौती क्या है, रिपोर्ट्स क्या हैं, पर जो विद्यार्थी इस लाइन पे आ रहे हैं वो किस प्रकार से अपने आप को इसकी तैयार कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन ना कोई व्यक्ति आता है, चार्म देखता है कि टीवी पे एक एंकर है जो कि सामने बोल रहे हैं, एक रिपोर्टर है सामने बोल रहे हैं, या कभी सुना है, देखा है कि एक पत्रकार है जिसको पुलिस वाले जान रहे हैं, जिसको अधिकारी जान रहे हैं, जिसको नेता जान रहे हैं, कनेक्शंस के बारे में सोच रहा है और वो पहुंच गया कि हाँ मैं भी बनूंगा ऐसा, परंतु आ करके वो जाल में फंस जाता है। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मुझे ऐसा लगने लगता है हर्षित में कभी कभी कि कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड के बारे में बड़ी नकारात्मकता फैला दी है, नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है। ऐसा नहीं है, देखो जहाँ तक बात है आकर्षण की, जो आप कह रहे थे कि नेता जान रहा है, पॉलिटिशियन जान रहा है, लोग जान रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है ना। ये अगर ये चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो अच्छी बात है भाई, हाँ जान रहा है। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना। जैसे आग लग जाए तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा? पुलिस होगी, फायर ब्रिगेड का अमला होगा, स्थानीय प्रशासन होगा और पत्रकार होंगे, है ना। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होते हैं वो ऑलवेज स्पेशल होते हैं। तो हम लोग हैं स्पेशल लोग, जी बिल्कुल, गर्व है हमें इस बात पे। और टीवी पे देखना है यार, इस देश के अंदर कितने 150 करोड़ लोग रह रहे हैं। 150 करोड़ लोग में से 10 करोड़ लोग भी तो टीवी पे नहीं देखते, 10 लाख देखते होंगे, मुश्किल से 5 लाख देखते होंगे, इतने भी नहीं देखते होंगे। रोजाना बेसिस पे कितने लोग देखते होंगे टीवी पे? तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए। हाँ, लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है ना जो पैशन मांगती है और नॉलेज मांगती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिस्ट को मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल होना चाहिए। भाई ठीक है, आप मास्टर हर चीज़ में नहीं हो सकते, आप एक डॉक्टर की तरह मेडिकल में मास्टर नहीं कर सकते, आप इंजीनियर की तरह किसी सिविल का कोई अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें आप मास्टर नहीं कर सकते, आप एक लॉयर की तरह केस नहीं लड़ सकते, लेकिन आपको जैक होना ज़रूरी है कि आपको मेडिकल का भी नॉलेज हो, आपको डिफेंस का भी नॉलेज हो, आपको लॉ का भी नॉलेज हो, आपको स्पोर्ट्स का भी नॉलेज हो, आपको एंटरटेन भी पता हो, आपको सब कुछ पता हो। मतलब आप एकदम अंधकार से ना आए, आपका काम है प्रकाश देना, तो आप नॉलेज लेके आए, खूब पढ़ लिख के आए। ग्लैमर है, ग्लैमर सबको अच्छा लगता है, तो उसमें कोई मैं ग्लैमर को कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन सिर्फ ग्लैमर नहीं है, ये भी हकीकत है। पीछे कुछ चीज़ें हैं। पीछे कुछ चीज़ें हैं, पीछे ग्लैमर के पीछे दिया तले अंधेरा हम सबने सुना है। तो वो अंधेरा वही क्रिएट हो जाता है कि बिना आप बहुत सारा पढ़े लिखे आ रहे हैं, बिना आप देश की प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझे आ रहे हैं, बिना नेसेसरी चीज़ों को समझे आ रहे हैं, आप बिना स्किल अपने आप के डेवलप करे अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, तो फिर ग्लैमर मतलब दिया की रोशनी और दिया तले अंधेरा आप बन जाते हो कि आपको नॉलेज नहीं है।
जी जी है ना। तो वो अंधेरा मत बनो, आप ग्लैमर में आ रहे हो तो ग्लैमर के लिए तैयार होके आओ, पढ़ लिख के आओ, आपका नॉलेज आपकी लाइट होना चाहिए। तो वो जब आप लेके आओगे ना तो फिर आप अच्छा करोगे इस फील्ड में आने के बाद और बेहतर करोगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 साल का आपका डिग्री होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। उस दौरान आप किताबें तो पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्किल पे बहुत काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और जब आप वो सब चीज़ें लेके आओगे तो आप बेहतरीन पत्रकार बनोगे या मीडिया वर्कर बनोगे, मीडिया एम्प्लॉय बनोगे। अच्छा, ये वाली बात तो है। और अगर नए विद्यार्थियों की बात करूं तो उनका एक और प्रश्न भी आता है। प्रश्न ये आता है कि एक पत्रकार की आय कितनी होती है। कई दफ़ा प्रश्न उठ जाता है कि एक पत्रकार बन गया और उसकी आय बहुत कम है। कुछ लोग बोलते हैं कि आय सही है, कुछ लोग बोलते हैं आय कम है। अब यहीं पे कश्मकश उत्पन्न हो जाता है कि अब क्या करूं, क्योंकि हर व्यक्ति की आखिरी सुई जेब पे ही जाके अटकती है। तो इस पे देखो पत्रकारिता ना एक नोबल प्रोफेशन जी है ना। पत्रकारिता या जर्नलिज्म जो है ना वो सिर्फ आप ठीक है, आप एक आपके लिए वो आजीविका का जरिया है, लेकिन उसके साथ में अगर आप उसको एक सामाजिक जिम्मेदारी भी मानो आप उसको, कि भाई हम लोगों को नॉलेज देना है, लोगों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, समाज सुधार का काम करना है। तो जब आप उस काम के लिए आते हो ना तो फिर आपको जो अर्थ है यानी कि जो पैसा है उसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैसा नहीं है, अच्छा पैसा है, पर्याप्त पैसा है। हमारा भाई कंटेंट क्रिएटर है, किसी कंपनी में काम नहीं करता, काम पत्रकारिता का ही कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, बस अलग अंदाज में दे रहा है। इन्फॉर्मेशन देना ही तो पत्रकारिता है। वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी भी चीज़ की दे रहा हो, कहीं भी जाके दे रहा हो। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें ना, एक सोशल मीडिया से बड़ा तो कोई बाजार नहीं, यूट्यूब से बड़ा तो बाजार नहीं, इंस्टा से बड़ा तो बाज़ार नहीं है, फेसबुक से बड़ा बाज़ार तो नहीं है। तो अगर आप कमाना चाहो, आपको आता है कमाते, तो आप कई तरीक़ों से कमा सकते हो। और मीडिया में भी जब आप अच्छी साउंड पोजीशंस पे पहुंचते हो अपनी काबिलियत की दम पे, या जो भी अपनी चीज़ें आप डेवलप करके धीरे धीरे अनुभव लेके पहुंचते हो, तो फिर एक अच्छा पैसा भी अच्छा मिलता है। उसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि पैसा कम है या ये। अगर आप में स्किल है, आप में नॉलेज है, आपको पैशन है, आपको काम करते आता है, तो फिर पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा मिलेगा, मिलता है, बिल्कुल क्षमता अनुसार से चीज़ मिलती है, मिलता है। और हर जगह एक सिस्टम तो होता ही है, जो काम करता है आपकी तनख्वाह बढ़ती है, ये होता है वो होता है, स्विच करते हो आप तो पैसा बढ़ जाता है, सब चीज़ें होती है। पैसे को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे माध्यम उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया आपने यहाँ पे। अभी अगर देखें तो फेक न्यूज़ का कंसेप्ट आता है और उसमें सोशल मीडिया और जो अपन का व्हाट्सएप बाजार है उसका बहुत नाम चलता है कि सोशल मीडिया से भ्रांतियाँ आ रही हैं। कुछ हर गली में दूसरा व्यक्ति होता है जो फ़ोन उठा खड़ा हो जाता है चौराहे में, बोलता है कि ये हो गया, हुआ भले ही ना हो, और सामने वाला व्यक्ति देखता है तो बोलता है ऐसे ऐसा हो गया है। और उसके बाद प्रश्न उठता आता है मीडिया के भी, क्योंकि उसके भाई माइक है, बोलता है कि मीडिया वाला ही है। इस पे क्या कहेंगे आप? अरे भाई ये तो बहुत मतलब इतनी बड़ी चैलेंज हो गई है ना। जैसे जो अपने पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है बीइंग कॉल्ड पॉलिटिशियन। 10वीं फेल है तो भी चल रहा है, 12वीं फेल है तो भी चल रहा है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है तो भी पत्रकार है, पीएचडी करा हुआ है वो भी पत्रकार बन सकता है। तो पीएचडी करा हुआ बंदा भी कहला रहा है कि वो पत्रकार है, 10वीं फेल भी अपने आप को पत्रकार बता रहा है, पत्रकार है। पत्रकार कहने के लिए क्या बचा है? अपने आप एक यूट्यूब पे अपना जीमेल आईडी डाल के चैनल बनाइए, एक माइक खरीद लीजिए, उस पर कोई भी एक स्टिकर लगा दीजिए, आईडी लगा लीजिए, आप आईडी लेके घूमिए और कहिए हम पत्रकार हैं। और आपको वेरीफाई करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप क्यों हैं पत्रकार, कैसे पत्रकार हैं, आपका यूट्यूब चैनल कहाँ रजिस्टर्ड है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो एक चैलेंज बन गया। क्यों? क्योंकि वो बस माइक उठा के पत्रकार बन गए हैं। तो माइक उठा के पत्रकार बनना और पढ़ लिख के पत्रकार बनने में फ़र्क होता है। जब आप पढ़ लिख के आते हैं तो आप वैल्यूज़ पे जर्नलिज्म करते हो। जब आप माइक उठा के ऐसे ही आ जाते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके उद्देश्य गलत होंगे। और अगर आपके उद्देश्य गलत नहीं है तो भी आप पत्रकारिता के जो बेसिक्स हैं, बेसिक सिद्धांत अगर आपको उसको कहें, तो आप उनको फुलफिल कभी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन्हीं जैसे लोगों के कारण ये जो हर कोई ना उसको आइडिया है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो पत्रकारिता कर रहे हैं टाइप वाले जो लोग हैं, और कभी कभी अपनी उगाही के लिए अलग अलग तरीके से ब्लैकमेलिंग के लिए इस बहुत नोबल प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके कारण भी मीडिया की साथ पे एक धब्बा लग रहा है। और ये हम लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। लाइक
एक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो 10 जेन्युइन लोग पहुंचते हैं, 50 ऐसे ही कोई तो भी पहुंच जा रहा है, पता ही नहीं कहाँ से। हाँ, जिसका चैनल है वो खुद अपना चैनल नहीं देख रहा और वो भी पत्रकार बना फिर रहा है। ये बड़ी भाई मतलब बहुत स्थिति ये दुखद है। जी, वाकई कुछ फिल्टर्स होने चाहिए। जो अगर एक मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 लोग पहुंच रहे हैं, उनमें से 10 लोग आइडेंटिफाइड हैं और 40 अनआइडेंटिफाइड हैं, तो प्रदेश के जो इस संबंध का जो डिपार्टमेंट है उसको इस पे काम करना चाहिए कि ये 30-40 लोग क्यों आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, इनका क्या वजूद है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो आ रहे हैं तो चलो एक कोई क्राइटेरिया है कि भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ठीक है, वेलकम, आप इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो बनता है आपका ना। लेकिन कुछ भी कोर नहीं है, कोई बेस नहीं है आपका, तो फिर आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। जी, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए ना आपको वहाँ पे। वही। और फिर आप कुछ तो भी प्रेजेंट करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं या कुछ भी करते हैं और फिर पूरी मीडिया की साख पे धब्बा लग जाता है। तो ये बहुत गलत एक वो चीज़ उत्पन्न हो गई है। और इसको रोकने के लिए मतलब मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्ट को और गवर्नमेंट को सबको एक्शन लेना चाहिए, मिल के इस पे काम करना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी स्थिति दुखदाई हो जाएगी। हो ही रही है धीरे धीरे। और तो अरे बड़ी परेशानी है भाई, बहुत दिक्कत वैसे है। तो चैनल्स का और पेपर का एजुकेशन तो होता है, पर एक पत्रकार का, जैसे कि लॉ की अगर हम बात करें तो बार काउंसिल एग्जाम होता है कि एग्जाम दो, आप बन गए लॉयर, आप जा सकते हो और कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो। हाँ। लेकिन वही दिक्कत आती है पत्रकार की, जो बस एक मांगता है माइक और एक आईडी कार्ड लगा लेंगे और पहुंच जाते हैं वहाँ। क्राइटेरिया नहीं है ना यार, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है भाई, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो कर ही जा सकता है कि पत्रकारिता की डिग्री लेके आदमी आए हों। ऐसा तो है नहीं कि पत्रकारिता की डिग्री की कमी है। माखनलाल जैसी यूनिवर्सिटी, आपकी JLU है, कई संस्थान पत्रकारिता के कोर्सेज चला रहे हैं। कंपलसरी हो जाएगी जर्नलिज्म करना पत्रकार बनने के लिए, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एक बड़ी मारामारी रहती है एडमिशन की, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पत्रकार बनने के लिए तो पता है ना किसी को कि मुझे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। अब भाई अगर मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है और मैं कल जाके कहूँ कि हर्षित बहुत हो गया यार जर्नलिज्म, आज से तो मैं डॉक्टर हूँ, आज से मैं इलाज करूँगा, तो कोई आएगा मेरे से इलाज कराने? क्यों आएगा? चलिए, क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए भाई MBBS की डिग्री चाहिए ना। तो फिर ऐसे पत्रकार क्यों बन आ जाते हैं यार? कोई भी पत्रकार बन के किसी ने कुछ भी किया हो, 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, उठाया माइक, पत्रकार बन गए भाई, फलाना चैनल, ठिकाना चैनल, यहाँ से रिपोर्ट, वहाँ से रिपोर्ट। मत करो आप। ये लोगों के जो हक है टू बी बीइंग इन्फॉर्म्ड, और आप अगर उसको मिसलीड कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत तरीके से दे रहे हो, तो आप उसके राइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अगर कहें कि एक नया पत्रकार आ रहा है आपके सामने, एक नया बच्चा आ रहा है आपके सामने, उसके ऊपर आने वाली सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? कोई चुनौती नहीं होती यार। एक तो वो आ रहा है, नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, यंग है, नया खून है, तो उसको तो आके गदर काट देना चाहिए कि मैं हूँ पत्रकार, आ गया, मैं पत्रकार हूँ। और अगर पढ़ लिख के आना चाहिए उसको, पर ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आ रहा है, आके उसको खूब काम करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। चैलेंज कहाँ नहीं होता। बिल्कुल। किसी का सपोज कोई बैंक में जॉब करने जा रहा है, तो फर्स्ट डे बैंक में जॉब करने जाएगा, वो पहला बहुत वेरी फर्स्ट डे रहेगा, तो उसको बैंक का सॉफ्टवेयर समझना, KYC कैसे करना है, पैसे जमा कैसे करना है, किसी ने अगर विड्रॉल का फॉर्म भर के दिया है तो उसको खाते में से पैसे निकाल के कैसे देना है। आपके पास दिन में 2 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा हो गया, तो 2 करोड़ रुपए को कैसे आपको संभाल के रखना है। ये चैलेंज है ना यार, जिम्मेदारी का काम है ना। हर जगह चैलेंज है, पत्रकारिता में ही नहीं है, हर जगह चैलेंज है। और इसलिए जब अपन लोग बात कर रहे थे तो मैंने पहले कहा कि 3 साल का ग्रेजुएशन है पत्रकारिता का, बहुत ज़्यादा पत्रकारिता में कुछ पढ़ने के लिए है नहीं एकेडमिक तौर पे। अगर आप देखते हैं तो जैसे IIT में पढ़ना पड़ता है, वैसा तो कुछ है नहीं पढ़ने का। तो खूब किताबें पढ़ो, लिटरेचर जो पसंद हो, धार्मिक पसंद हो, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, जैसी कहानियाँ पसंद हो वो पढ़ो, डिक्शनरी आपकी स्ट्रॉन्ग करो, आर्टिकल्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इससे आपकी खबरों की समझ डेवलप होगी। TV देखो, चैनल्स देखो, रिपोर्टर बनना है तो अच्छे रिपोर्टर्स को फॉलो करो, एंकर बनना है अच्छा एंकर को फॉलो करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। खूब पिक्चर्स देखनी चाहिए, मूवीज़ देखनी चाहिए, उससे
देखते हैं ना हर मूवी में हमें एक अलग विजन दिखाई देता है, अलग स्टोरी, डायरेक्शन। हम यार क्या डायरेक्टर है यार, क्या सोचा है यार इसने, तो वो समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या डायरेक्शन में खूबसूरती है, तो आपको वो सोचने के अलग अलग एंगल आपके दिमाग के अंदर डेवलप होंगे। 2 साल खूब मस्ती करो, जो कुछ करना है लीगली, इलीगल काम नहीं करना। इलीगल नहीं करना, क्योंकि एक इतने अच्छे प्रोफेशन में आ रहे हो, इलीगल काम करके आओगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो लीगली जो भी कर सकते हो करो, किताबें विताबें पढ़ो, प्रेम मोहब्बत करो, प्यार करो, अच्छे से करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है, वो सब कुछ करो। 1 साल, आखिरी का 1 साल जो होता है, मुझे लगता है कि वो 1 साल पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग को डेडिकेट कर देना चाहिए। जैसे MBBS की पढ़ाई होती है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, वैसे ही जर्नलिज्म में एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो बोल दिया जाता है ना कि डॉक्टर्स जो है वो अपने 4th-5th ईयर से OPD में बैठने लगता है, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता है वहाँ का जो हॉस्पिटल होता है अटैच्ड, वहाँ बैठने लगता है, पेशेंट देखने लगता है, अपने सीनियर को असिस्ट करने लगता है। तो उसकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ना, ग्रूमिंग शुरू हो जाती है एज अ डॉक्टर। तो वो भी एज अ जर्नलिस्ट 2 साल के बाद वो होना चाहिए। तो फिर क्या होगा ना कि आप जब 3 साल का ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप बेरोज़गार रहो और आप अनस्किल्ड रहो। ये दो चीज़ें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किल्ड बन जाओ और 1 साल में अपने आप को तैयार कर लो। जब आप इंटर्नशिप करोगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करोगे, तो आपके 8-10-12 कॉन्टैक्ट कम से कम बन जाएंगे जो आपको प्रमोट करेंगे इस फील्ड के अंदर, या आपको वेलकम करेंगे जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। ये सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। देखो एक क्या होता है कि इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा है या सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करा हुआ या कंप्यूटर की पढ़ाई करा या AI की तो हम देखते हैं ना कि बल्क में कुछ कंपनीज हैं, TCS है, विप्रो है, आती हैं हर कॉलेज में, कैंपस होते हैं, 200-300-400 बच्चों को ले जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, मतलब कैंपस हो जाता है उनका। लेकिन मीडिया में इतने पैमाने पे भी कैंपस मुझे नहीं लगता पर्सनली कि बहुत ज़्यादा कैंपस होते हैं। गिनती के आते हैं, कुछ आते हैं और गिनती के बच्चों को ले जाते हैं। तो आपके लिए आपका नेटवर्क ही यहाँ पे आपके रोज़गार की और जॉब की गारंटी है, नेटवर्क प्लस स्किल। तो ये आपको आखिरी का 1 साल अगर आप इसमें दोगे ना, तो मैं बहुत यकीन से कह रहा हूँ कि पर्याप्त टाइम है। और आप 1 साल बाद, मतलब 3 साल बाद, आप बेरोजगारी की स्थिति में नहीं रहोगे और कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहोगे कि अब 3 साल तक तो ग्रेजुएशन कर लिया, अब अगले महीने घर से पैसे मांगने तो क्या बोल के मांगे, वो नौबत ही ना आए। मतलब 3 साल बाद आप ये ना सोचो कि यार अब मुझे क्या करना है, इतना तो कर ही लिया, अब मुझे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ पुस्तकों की जिक्र किया आपने कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके अनुसार कौन सी किताबें हैं जो पढ़ना बहुत आवश्यक है? अरे कोई भी किताब पढ़ लो भाई। आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी तो चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा, ब्रजेश सर ने किताबें लिखी हैं ये, और वो रिपोर्टर हैं, ब्रजेश राजपूत सर रिपोर्टर हैं। जब वो ABP न्यूज़ में थे उस दौरान उन्होंने किताबें लिखी और मेरे को उनके साथ काम करने का वो भी मिला, तो सौभाग्य भी मिला। तो करीब से देखा भी और उनकी कुछ किताबों में थोड़ा बहुत इनपुट देने का और उनके साथ में असिस्ट करने का मौका भी मिला मुझे। तो मुझे उससे रिपोर्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बाकी किताबें तो यार आप कोई भी पढ़ सकते हो, आप भगवत गीता ही पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, आपको जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ पढ़ लो। भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगती है, हाँ बिल्कुल, तो वो पढ़ लो। कुछ भी पढ़ डालो भाई, स्पोर्ट्स पे पढ़ डालो, सचिन की बायोग्राफी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। तो शब्दों का खेल जानना चाहिए अपन को, लैंग्वेज बायलैंग्वेज होना चाहिए, बायलैंग्वेज बन जाओ, ये भी अच्छी बात है। ट्रांसलेशन आना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। ये बेसिक्स हैं, कुछ आप सीख जाओगे, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। आपका शब्द संग्रह जितना मजबूत होगा, डिक्शनरी जितनी मजबूत होगी, पत्रकारिता उतनी आसान होगी। जी, मज़ेदार चीज़। मतलब अच्छा, एक अंतिम चीज़ खत्म करूँगा मैं। एक चीज़ आती है जब कोई व्यक्ति क्राइम्स कवर कर रहा होता है। यूपी में देखा कि बहुत पत्रकार हैं, बहुत एक समय था जब माफियाओं की स्थितियाँ थी, डॉन की स्थिति थी, और जाते रहे पत्रकार कवर करने के लिए, या कभी सरहदी युद्ध चल रहा है तब पत्रकार जाते हैं कवर करने के लिए। क्या ऐसी स्थिति में गन प्रोवाइड की जाती है उन्हें, लाइसेंस गन, सेफ्टी के लिए? नहीं, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ऐसी कोई गन वन किसी को नहीं मिलती। पत्रकार की माई की उसकी गन होती है, उसकी कलम उसकी गन होती है, लिख दे किसी के बारे में, बोल दे किसी के बारे में, कभी कभी गन से ज़्यादा तेज काम कर जाता है वो। कलम बहुत तेज, कलम बहुत भाई, 1000 तलवार निकालने से बेहतर एक कलम निकालना होता है, कभी किसी ने कहा था, बड़े राइटर ने, मुझे ध्यान है। लेकिन वही बात आती है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने वाली, तो ऐसे किसी को गन ना संस्थान देता है
और ना सरकार देती है, कोई गन वन तो कोई देता नहीं है। आपको लग रहा है कि आप भाई बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा कमाल कर रहे हैं और बहुत रिस्क पे डाल के अपने आप को कोई कहानी कर रहे हैं, तो जैसे सब लोगों के लिए प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाएं और एक लाइसेंस गन आप अपने सेफ्टी के तौर पर रख सकते हैं। अपनी जान पे जब तक ना बनाए, जब तक चलाएं भी ना, वो चलाना ज़रूरी नहीं है, रखना थोड़ा ज़रूरी हो सकता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो वो मुझे लगता है कि बहुत पर्सनल इंटरेस्ट का किसी का या पर्सनल ज़रूरत का ज़्यादा वो विषय हो सकता है। मेरे को तो कभी गन वन की ज़रूरत पड़ी नहीं, भगवान करे कभी पड़ेगी ना। हाँ, तो क्या अपन तो माइक वाले लोग हैं भाई, माइक और बल्ला दो चीज़ की ज़रूरत है अपने को बस। बल्ला क्रिकेट का बल्ला बस, वो भी गेंद को ही मारना है, उससे लोगों को नहीं मारना। बाकी तो आप जो बोलते हैं, जो दिखता है, वो उसमें सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, एक मज़ेदार बात हुई अपन की और काफ़ी एक इमोशनल टच भी मिला अपन को और सारे टच मिले और खैर काफ़ी मज़ा आया बात करने पे। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अरे बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोगों ने बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड बातचीत की और ये बहुत अच्छी होती है हमेशा, ये होना चाहिए ऐसी। बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत चीज़ें निकल के आती हैं हर्षित, और तुम्हें और पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे पॉडकास्ट बिल्कुल एकदम जलवा खींच रहे हैं और आने वाले समय में और जलवा खींचेंगे। बिल्कुल बढ़िया करते रहो। अपने आने वाले लोगों के लिए एक आइडिया सेट करना इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते में तुम आग लगा दोगे, पता नहीं कल को आके भाई क्या कर जाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो। बिल्कुल सत्य होगा यार, डेफिनेटली होगा। थैंक यू अशोक, थैंक यू। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा किस्सा वासु चौरे जी के साथ में, जहां हमने बहुत सी बारीकियों को जाना, बहुत से तर्क तथ्यों को जाना। हम आशा करेंगे कि आपने जो पूरे इस शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, बहुत मज़ेदार रहा। चलिए, मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। आप देख रहे थे तथ्य टॉक विद हर्षित की विशेष श्रृंखला संवाद।